बिडेन प्रशासन ने अभी घोषणा की उनकी चीन नीति, और वे गलती कर रहे हैं, एक खतरनाक गलती। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस पद पर बने हुए करीब 1.5 साल हो गए हैं, और उस दौरान उनकी चीन नीति को लेकर लोग थोड़े भ्रमित भी हुए हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकता क्यों। You hear people saying Biden wants to start a new Cold War with China. I don't want a Cold War with China. I just want to make China understand that we are not going to step back. We are not going to change any of our views. So are you saying that the United States would come to Taiwan's defense if China attacked? Yes, we have a commitment to do that. कितना स्पष्ट कथन है, जिसे उनके प्रशासन ने तुरंत वापस ले लिया। Well, there has been no shift. The president was not announcing any change in our policy, nor has he made a decision to change our policy. There is no change in our policy. और यह फिर से हुआ। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. In a statement afterwards, a White House official insisting that Biden was not suggesting any change in existing U.S. policy. तो हम ताइवान की रक्षा करेंगे, सिवाय इसके कि हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम करेंगे, लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। हम करेंगे या नहीं, ये रोमांच मेरी जान ले रहा है। दरअसल यह ताइवान को मार रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक उदाहरण है। बाइडेन प्रशासन ने चीन को लेकर कई तरह के मिले जुले संदेश भेजे हैं, और लोग उस पहली बैठक के बाद से बिडेन की चीन नीति की आलोचना कर रहे हैं जब व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने अलास्का में चीनी अधिकारियों द्वारा व्याख्यान दिया था। बाइडेन पर योजना न बनाने, चीन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया गया है, या कमोबेश ट्रंप की चीन नीति की नकल कर रहे हैं। उसी को चोट पहुंचानी पड़ी। कोई नहीं चाहता कि उसकी तुलना पूर्व से की जाए, भले ही वो तारीफ ही क्यों न हो। व्हाइट हाउस ने हालांकि इसके लिए खुद को तैयार किया, क्योंकि उन्होंने कभी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि वे चीन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को कैसे देखते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते बाइडेन प्रशासन ने आखिरकार सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। इसने आधिकारिक तौर पर अपनी चीन नीति की घोषणा की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिकन के एक भाषण में, ये रोमांच मेरी जान ले रहा है। The Biden administration strategy can be summed up in 3 words: invest, align, compete. महान। निवेश करें, संरेखित करें, प्रतिस्पर्धा करें। उस समतल का क्या मतलब है? We will invest in the foundations of our strength here at home, our competitiveness, our innovation, our democracy. We will align our efforts with our network of allies and partners, acting with common purpose and in common cause. And harnessing these 2 key assets, we'll compete with China to defend our interests and build our vision for the future. अद्भुत। वो इतना उबाऊ था कि मैं अभी भी नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है। वो क्या है? शैली? अमेरिका में निवेश करें, हमारे सहयोगियों के साथ गठबंधन करें, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करें। अच्छा, उसने अभी ऐसा क्यों नहीं कहा? राजनयिक हमेशा चीजों को समझना कठिन बना देता है। अब सचिव ब्लिकन के भाषण ने सही बातों का एक गुच्छा कहा, लेकिन यह इस बात की भी पुष्टि करता है कि मैं शुरू से ही किस बात को लेकर चिंतित रहा हूं। चीन पर राष्ट्रपति बिडेन की नई नीति सतह पर अच्छी लगती है। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक के बाद ब्लिकन ने क्या सही और गलत किया। वापसी पर स्वागत है। राष्ट्रपति बिडेन का चीन पर निवेश, संरेखित, प्रतिस्पर्धा की रणनीति एक महान विचार था 15 साल पहले। चीन से मुकाबला करने से अब इसमें कटौती नहीं होगी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी खुद को अमेरिका के साथ युद्ध में देखती है। यह कुछ ऐसा है जिसे बिडेन प्रशासन स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वे कूटनीति को वापस लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। That's why we put diplomacy back at the center of American foreign policy. मैं उस दूसरे आदमी की तरह नहीं हूं जिसे अमेरिका डेट करता था। मैं बहुत कूटनीतिक हूं, जब तक आप एक बुरे दोस्त नहीं हैं, जैसे कॉर्न पॉप। ठीक है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें कूटनीति की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ यह कहने के लिए कूटनीति की जरूरत नहीं है, अरे हम राजनयिक हैं। हमें ऐसी कूटनीति की जरूरत है। उन्होंने कुछ सामान ठीक किया, जैसे अमेरिकी मूल्यों की रक्षा करना। We're not perfect, but at our best, we always strive to be, in the words of our Constitution, a more perfect union. Our democracy is designed to make that happen. That's what the American people and the American model offer.
and it's one of the most powerful assets in this contest. हाँ, हमें अमेरिकी लोकतंत्र और स्वतंत्रता की हिमायत करने की जरूरत है। और उन्होंने चीन के मानवाधिकारों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वास्तव में ब्लिकन ने जी शब्द का इस्तेमाल किया। The United States stands with countries and people around the world against the genocide and crimes against humanity happening in the Xinjiang region, where more than 1 million people have been placed in detention camps because of their ethnic and religious identity. ब्लिकन ने तब तिब्बत और हांगकांग में अपने मानवाधिकारों के हनन पर चीन को आड़े हाथों लिया और उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की लाइन पर पीछे धकेल दिया कि यह किसी और का काम नहीं है। Beijing insists that these are somehow internal matters that others have no right to raise. That is wrong. महान, यह गलत है। तो बिडेन इसके बारे में क्या करने जा रहा है? We'll continue to raise these issues and call for change, not to stand against China, but to stand up for peace, security, and human dignity. ओह, इतना करीब। इन मुद्दों को उठाएं और बदलाव का आह्वान करें। यह विचारों और प्रार्थनाओं को भेजने जैसा है। यह अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब लगभग कुछ भी नहीं है। निष्पक्ष होने के लिए बिडेन प्रशासन चीनी अधिकारियों को मानवाधिकारों के हनन के लिए मंजूरी देता रहा है और बिडेन ने झिंजियांग से दास श्रम उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर किए। इसलिए वे बातें कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा कहने से क्यों डरते हैं? ब्लिकन ने एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक के महत्व के बारे में भी बात की और उन्होंने चीन के असम्मित विच्छेदन का आह्वान किया। यहीं पर वे दुनिया को चीन पर अधिक निर्भर बनाते हुए चीन को दुनिया पर कम निर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हमें अमेरिका को चीन पर कम निर्भर बनाने की जरूरत है। ब्लिकन का दावा है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक पैटर्न है। ब्लिकन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किए जा रहे बहुत से बुरे कामों की सही पहचान करता है, लेकिन वो यह कहने से कतराते हैं कि ब्रेक के बाद और अधिक। वापसी पर स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले कहा, चीन पर राष्ट्रपति बिडेन की नई नीति सतह पर अच्छी लगती है, लेकिन उसे कुछ बहुत बड़ा याद आ रहा है। बाइडेन प्रशासन मूल रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं समझता है और इसका मतलब है कि सीसीपी बिडेन की भूमिका निभाने जा रही है अगर वो बुद्धिमान नहीं है। अपने पूरे भाषण के दौरान ब्लिकन यह कहने में सावधानी बरतते थे कि अमेरिका चीन को चुनौती देने या बदलने के लिए नहीं देख रहा है। We're determined to avoid both. We don't seek to block China from its role as a major power, nor to stop China, or any other country for that matter, from growing their economy or advancing the interests of their people. बुरी खबर, सचिव ब्लिकन, हम पहले से ही शीत युद्ध में हैं और आप कह सकते हैं कि अमेरिका चीन को तब तक ब्लॉक नहीं करना चाहता जब तक कि आपका चेहरा नीला न हो जाए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आप पर कभी विश्वास नहीं करेगी। हो सकता है कि वो चीनी प्रचार को कोई गोला बारूद न देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी कहेगी कि अमेरिका वैसे भी चीन पर हमला कर रहा है। ब्लिकन ने इस बारे में भी बात की कि कैसे अमेरिका चीन के साथ सहअस्तित्व और सहयोग करना चाहता है और वो कहता है कि ऐसा कोई कारण नहीं है जो नहीं हो सकता। और यहाँ खतरनाक गलती है। अमेरिका और चीन के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के एक कारण है और वो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। बाइडेन प्रशासन इसे स्वीकार नहीं कर सकता, शायद उन्हें विश्वास न हो। ब्लिकन यह भी संकेत देते हैं कि समस्या शी जिनपिंग के तहत चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। मैंने पहले भी कई बार इस समस्या के बारे में बात की है और विश्वास किया है कि शी जिनपिंग ही समस्या है, लेकिन विदेश विभाग के लोगों के लिए एक बार फिर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी समस्या है। यदि शी को उखाड़ फेंका जाता है लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अभी भी आसपास है, तो पार्टी उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बदलने जा रही है जो उतना ही बुरा या शायद इससे भी बदतर है। ब्लिकन ने अपने भाषण में 4 बार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लिया, लेकिन वो कभी पार्टी की विचारधारा के बारे में बात नहीं करते। उनका कहना है कि चीनी शासन अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को कमजोर करना चाहता है, लेकिन वो यह नहीं बताता कि ऐसा क्यों है। पूर्व से उनकी तुलना करने के लिए नहीं, लेकिन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का इस पर बहुत अलग दृष्टिकोण था। मुझे लगता है कि हम सभी नरसंहार को छोड़कर चीन के साथ एक सामान्य देश की तरह व्यवहार करने के लिए वापस आ गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी पर बिडेन की स्थिति ट्रंप से मौलिक रूप से अलग है। ट्रंप के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रान ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के बारे में पूरा भाषण दिया। ओब्रान ने यह भी बताया कि क्यों वैचारिक रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अपने लोगों पर पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता है। हो सकता है कि बिडेन प्रशासन को लगता है कि यह सब कुछ शीत युद्ध-इश लगता है। मार्क्सवादी लेनिनवादी व्यवस्थाओं की बात करना तो 20वीं सदी की बात है।
हो सकता है कि बिडेन गलती से यह सोच लें कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वास्तव में अब साम्यवाद में विश्वास नहीं करती है, लेकिन वे करते हैं। उनका सिस्टम इसी पर चलता है। और अगर बाइडेन कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं समझते हैं, तो वो यह नहीं समझते हैं कि चीनी शासन अमेरिका के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व क्यों नहीं बना सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका का लोकतंत्र, हमारी स्वतंत्रताएं, हमारे अहस्तांतरणीय अधिकार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अस्तित्व के लिए खतरा हैं। बस मौजूदा से हम उनके लिए खतरा हैं, और इसलिए वे खुद को हमारे साथ युद्ध में मानते हैं। यदि बाइडेन प्रशासन इसे नहीं समझता है, तो उनकी चीन नीति अंततः विफल हो जाएगी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बाइडेन की नीति को लेकर बहुत चिंतित नहीं है। ब्लिंकन के भाषण पर उनकी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं थी। इसे अप्रत्याशित कहने के अलावा और क्लिच किया। हर कोई आलोचक है। के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है, जो क्राउड फंडिंग वेबसाइट पेट्रियन या विशेष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल पर चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करता है। जेम्स वॉलबर्ग ने पेट्रियन से पूछा, समुद्री खतरे के रूप में चीन के उदय को देखते हुए क्या आपको लगता है कि अमेरिका को उनके साथ हस्तक्षेप करने के लिए चुपचाप निजी लोगों को काम पर रखना चाहिए? बेझिझक जो भी समुद्री डाकू चुटकुले बनाना चाहते हैं उसका उपयोग करें, इससे बेहतर अवसर कभी नहीं होगा। खैर जेम्स, मुझे लगता है कि पीएलए नौसेना और चीनी समुद्री मिलिशिया दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी समुद्री लुटेरों को वास्तव में अरेस्ट करते हुए पाएंगे। क्या आपको वो मजाक पसंद आया? आया करते हैं। समुद्री डाकू एक अच्छा विचार होगा अगर इसमें एक हाथ और एक पैर की कीमत ना हो। मुझे आशा है कि आपने इसका आनंद लिया। जेम्स गंभीरता से, हालांकि यह विचार कि अमेरिका को निजी लोगों को काम पर रखना चाहिए पहले प्रस्तावित किया गया है। वास्तव में मैंने इसके बारे में हमारे दूसरे शो अमेरिका अंकवर्ड के इस एपिसोड में बात की थी। आपको इसे देखना चाहिए। लोग प्राइवेटर्स का उपयोग करने के बारे में बात कर रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि अमेरिकी नौसेना कमजोर हो रही है। इसलिए हम ब्लैकवाटर जैसे सैन्य ठेकेदारों को चीन के समुद्री मिलिशिया के खिलाफ जाने के लिए काम पर रख सकते हैं। तुम्हें पता है, मैं हमेशा एक समुद्री डाकू के गहरे पानी को रिबूट करना चाहता था। पायरेट्स ऑफ ब्लैकवाटर की रिंग इससे थोड़ी अलग है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद जेम्स, और पेट्रियन पर चीन बिना सेंसर किए समर्थन करने के लिए धन्यवाद। हम आप जैसे दर्शकों के समर्थन के कारण ही यह शो बना सकते हैं। क्राउडफंडिंग वेबसाइट पेट्रियन पर यह सब $1 प्रति एपिसोड जितना कम है।